तो 6 पोस्ट हमने क्रिएट कर ली हैं इस पे फूड वेबसाइट के ऊपर। और आगे हम जो चीज़ कर रहे थे वो थी कस्टमाइजेशन। तो कस्टमाइजेशन को हम यहाँ पे देखते हैं। चलो 6 पोस्ट इसमें बन गई हैं। तो वेबसाइट को विजिट करते हैं। अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या करंट सिचुएशन है। तो कुछ इस तरह से वेबसाइट है। अभी इस साइड पे साइड बार है, यहाँ पे वो कुछ हमने होम पेज बनाया था। फिर आगे कुछ कैटेगरीज हमने मेन्यू में असाइन की हुई हैं। ठीक। तो कस्टमाइज का जो सारा पैनल है हम उसको अभी डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप कस्टमाइज पे। ठीक है, कस्टमाइज पे आने के बाद सबसे पहले तो साइट आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें क्या है कि आप अपने फूड का टाइटल और टैगलाइन लिखते हैं, उसकी जो वेबसाइट का टाइटल और उसका टैगलाइन आ जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे हाइड के चेक मार्क लगे हुए हैं, इट मीन्स कि ये हम शो नहीं करवाना चाहते, यानी अगर हम इनको हाइड नहीं करेंगे तो ये यहाँ पे शो होंगे, ये देखें। तो बड़ा अजीब सा लगेगा। जब लोगो प्लेस हो जाए तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं होती। इनको हम हाइड कर देंगे यहाँ से। उसके बाद नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे लोगो का ऑप्शन है। ठीक है। और लोगो के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देखिए अभी कोई लोगो नहीं है यहाँ पे। तो आपने एक फ़ाइल इसमें अपलोड करनी होती है, जैसे कि ये एक लोगो की फ़ाइल है। तो इसका जो ऑप्टिमल साइज़ है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या होना चाहिए। देखिए इमेजेस कोई भी होती है ना, वो पिक्सेल्स की फॉर्म में होती हैं। तो आप क्या करें कि उसकी जो विड्थ है ना, एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए विड्थ। विड्थ कितनी होगी इसकी? इक्वल्स टू 500 पिक्सल। और इसको आप कह सकते हैं कि 2000 पिक्सल्स। इसकी रेंज के दरमियान ही आए, मतलब इससे छोटा ना हो लोगों की फाइल और इससे ज़्यादा ना हो। अब इसमें मैं हाइट को नहीं ले रहा। देखें हाइट को मेंशन किया ही नहीं जा सकता। कुछ लोगों होंगे वो स्केयर फॉर्म में होंगे, कुछ होंगे जो रेक्टेंगुलर होंगे। तो फिक्स, अगर हम, मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ हम ऑटो पे रखते हैं, यानी एक डिमेंशन हम सेट कर देंगे, दूसरी जितनी आ रही है वो उतनी ही आने दें। तो अगर आपने एक साइड फॉर एग्जाम्पल विड्थ आपने 500 रखी है, तो हाइट लोगों के डिज़ाइन पे डिपेंड करेगी। अगर लोगो स्केयर है तो इट मीन्स कि वो भी 500 हो जाएगी हाइट। और अगर वो रेक्टेंगुलर है तो हो सकता है हाइट 200 पिक्सल हो, 300 पिक्सल हो, वो डिपेंड करेगा उसके डिजाइन स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है। तो ये आप मिनिमल इसका साइज जो है ना वो ये ले लें। तो इस पे जो हमने भी अपलोड किया हुआ है ना लोगो ऑलरेडी, मैं और भी आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने ये वाला अपलोड किया हुआ है, तो इसमें देखें क्या साइज है, 500। तो हाइट जो है वो कैसे सेट हुई है, उसके डिजाइन स्ट्रक्चर के एतबार से, क्योंकि वो लेंथ में ज्यादा था, हाइट उसी के एतबार से सेट हो गया। तो लोगो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। क्रॉपिंग नहीं करनी यहाँ पे, इसको आप ऐसे ही रहने दें। और लोगो जब आप डिजाइनर से बनवाते हैं या खुद बनाते हैं तो मेक श्योर करें कि इसका ये जो फाइल फॉर्मेट है वो पीएनजी होना चाहिए। ठीक है। तो पीएनजी फाइल फॉर्मेट हो और विदाउट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो इससे क्या मुराद है, मैं यहाँ पे खोल के भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हमने इसको किया था ये एस्थेटिक। ठीक है, ये देख रहे हैं लोगो, इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है। इट मीन्स कि कोई भी बैकग्राउंड का हम हेडर रखेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल हेडर अभी वाइट है, अगर हम हेडर किसी और कलर का करें तो अगर तो पीछे बैकग्राउंड होगी तो वो एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर बन के उसके ऊपर अपीयर हो जाएगा। तो ऐसे क्या होगा कि जो भी बैकग्राउंड पे कलर होगा वो लोगो के पीछे से सही दिखेगा। तो ट्रांसपेरेंट इमेज होना चाहिए पीएनजी फॉर्मेट में। ठीक है। ये लोगो के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा रेटिना लोगो। रेटिना लोगो जो होता है ना, ये अगर हम इसको देखें ना, ये क्या होता है, तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। रेटिना इमेज इज एन इमेज क्रिएटेड स्पेसिफिकली टू लुक शार्प ऑन अ रेटिना डिस्प्ले। वेबसाइट्स व्हिच आर नॉट ऑप्टिमाइज्ड फॉर दीज स्क्रीन्स बाय कंपैरिजन लुक ब्लरी एंड लेस अपीलिंग। अच्छा, ये जो रेटिना इमेजेस होंगी ये हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन के लिए होती हैं।
अगर आपको लगता है ना कि आपकी ऑडियंस ऐसी जगह पे इसको यूज कर सकती है वेबसाइट को, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी स्क्रीन पे जाना है इसने, ठीक है, तो फिर रूटीना लोगो आप अपलोड करें, और उसकी नॉर्मली जो साइज होगा ना, वो ये तो रखा है ना हमने, डिसाइड किया कि हम इसको 500 रखेंगे, उसको आप एटलीस्ट जो है ना वो 2000 पिक्सल पे रखें मिनिमम, विड्थ उसकी रख लें 2000 पिक्सल, एंड मैक्सिमम ये जा सकता है 3000 पिक्सल तक, यानी ये उससे बड़े साइज का होगा। तो हमारी इस वेबसाइट के लिए कोई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो टारगेट ऑडियंस है क्योंकि इसने किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके इसने यूज़ नहीं होना, ठीक है। तो अब दोनों अपलोड कर सकते हैं। नॉर्मली हम वेब डेवलपमेंट में इसको यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि हमारी टारगेट ऑडियंस नहीं उस लेवल की होती। अच्छा, उसके बाद साइट आइकन है, दोनों को यूज़ करेंगे, यानी वेबसाइट खुद ही वो स्क्रीन के एतबार से दिखाएगा। अगर स्क्रीन छोटी है तो वो ये वाला दिखाएगा, स्क्रीन जब बड़ी हो जाएगी तो वो डिफरेंट दिखाएगा। अभी हम इसका एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, स्क्रीन छोटी बड़ी करने पे वेबसाइट पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पे साइट आइकन है, मैं पहले वाला रिमूव कर रहा हूँ, इसने रिकमेंडेशन दी हुई है, यहाँ पे देखें कि आपने ये 512 एंड 512 पिक्सल यहाँ पे रखना है इसको, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आ जाते हैं फोटोशॉप में, ठीक है। अच्छा, ये आपके करने का काम नहीं, ये ग्राफिक डिजाइनर का काम है, ठीक है। आप उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि मुझे इस साइज में फेव आइकन चाहिए, ठीक है। ये मैंने एक ले लिया, सिंपली एक साइज ले लिया। अब इसके ऊपर हम डिजाइन प्लेस करते हैं। जी बिल्कुल, साइड आइकन से मुराद ये है कि ये जहाँ पे आप ऊपर देखते हैं ना वेबसाइट, ये देखें गूगल का ये दिख रहा है, और ये पहले हमने इस पे लगाया था, ये दिख रहा था। फेसबुक खोलेंगे तो उसका भी वो छोटा सा आइकन दिखेगा, ये वहां पे दिख रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर लेता हूँ, और इसी की मदद से हम क्या करते हैं कि हम साइट आइकन बनाते हैं। अच्छा, ये तो पहले वाला था, फाइल प्लेस एम्बेडेड, और ये लोगो ऑलरेडी बना हुआ है, मुझे साइट आइकन में जस्ट इतना एरिया दिखाना है, मतलब ये वाला आइकन, ठीक है। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, चले इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब सेव करने के लिए रूल वही है कि विदाउट बैकग्राउंड, ये ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, मतलब पीछे बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे। ये ट्रांसपेरेंसी को शो कर रहा है, मतलब इसके पीछे कुछ नहीं है, ठीक है। साइट आइकन, हम इसको अपलोड करेंगे यहाँ पे साइट आइकन के नाम से, ठीक है। सिलेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, जो भी हमने अभी तक चेंजेस किए हैं ना, ये ऑलरेडी वेबसाइट पे पहले से मौजूद थी, इसलिए आपको कोई चेंज नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले से मौजूद थी। पब्लिश का बटन प्रेस किए बगैर कोई भी चेंजेस अप्लाई नहीं होती, ठीक है। अब जब तक इसको पब्लिश नहीं करेंगे, पब्लिश किया ये चेंजेस अप्लाई हो गए हैं, ठीक। अब हम वापस जाते हैं यहाँ से साइट आइडेंटिटी के बाहर, अब हम नीचे आ जाते हैं लेआउट के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे मैं लोगों के वाले से आपको वो बताने वाला था कि यहाँ पे नीचे देखें, हाँ ये लिखा हुआ है, ये क्या आ रहा है बटन, ये है डेस्कटॉप, और ये है टैबलेट मोड, और ये है मोबाइल मोड। इनके ऊपर जाके भी वेबसाइट को हमने चेक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल टैबलेट मोड पे ये कैसी लगेगी, इस तरह से आपने देखा ये मेन्यू खुद ही कोलैप्स हो गया, ठीक है, स्क्रीन छोटी होते ही। तो लोगो यहाँ पे ठीक लग रहा है। अगर हम मोबाइल पे जाते हैं तो यहाँ पे देखें क्या हो गया। इट मीन इसके लिए हमें देखें, जब मोबाइल पे आप चेंजेस करेंगे ना, तो वो जस्ट मोबाइल के लिए चेंजेस होंगे, यानी आप मोबाइल मोड पे रह के चेंजेस करें ना, अभी साया, अभी क्या हम क्या नहीं, इंस्ट्रक्शंस मिले ना मिले, आपने मोबाइल के लिए करना है ऑप्टिमाइज। आजकल 90% जो विजिटर है वो आते हैं मोबाइल से, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक। अब देखें यहाँ पे मेन्यू नीचे आ गया, ये बुरा लग रहा है। इट मीन्स कि उसने लोगों की विड्थ को मेंटेन किया हुआ है 240 पिक्सल पे, जबकि स्क्रीन का साइज अब छोटा हो गया। इट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोगों को साइज में कम करेंगे। देखें जैसे ही कम हुआ, हेडर का बड़ा जबरदस्त सा व्यू बन गया, इधर लोगो आ गया, इधर वो देखें वो मेन्यू आ गया, ठीक है। तो इसको हम पब्लिश कर देते हैं। अब हम वापिस आते हैं टैब मोड पे, और
वेबसाइट मोड पे। ठीक है, आप देखें लोगो हमारा सारे अक्रॉस प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल ठीक है। सही, इस तरह से हम इसको चेक करते जाएंगे साथ साथ। चलें, लेआउट की बात आती है आगे। लेआउट में क्या है, सबसे पहले तो कंटेनर। कंटेनर बेसिकली पूरी वेबसाइट को जिसने कवर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें, इसको साइज को कम करते हैं लेट्स सपोज, तो आपने देखा ये साइज कम हो रहा है, यानी वेबसाइट मैक्सिमम कितने, ये मैक्सिमम विड्थ होती है, ये जो विड्थ है ना ये मैक्सिमम है। अगर ये छोटी स्क्रीन पे जाएगा, हो सकता है वहां जाके फिर आपको ऐसे ही लगे कि वो साइडों में मार्जिन है ही नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमम विड्थ है। इसको हम अगर रखते हैं लेट्स सपोज 800, तो आपने देखा ये बिल्कुल कोलैप्स हो गया सारा कुछ। ठीक है, मैं ब्लॉग के पेज पे आपको शो करवाता हूँ ये कैसा दिख रहा है। ये देखें साइड बार भी कोलैप्स होगी सारी। तो इसको आप क्या करेंगे, आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप कंटेनर को क्या कर दें, आप इसको रख लें, नॉर्मली हम जो रखते हैं वो 1200 ही रखते हैं इसको, जिससे क्या होता है कि स्क्रीन पे बड़ा अच्छा इसका इम्पैक्ट आता है। तो इसको आप रीलोड कर देंगे ना यहाँ से, तो ये डिफॉल्ट जो थीम का है था वो हो जाएगा। ये देखें थीम का भी वो 1200 था। लेट्स सपोज हम इसको बड़ा कर देते हैं 1400, तो जब रीलोड करेंगे तो ये वापस डिफॉल्ट हो जाएगा, सिंपल। अच्छा, कंटेंट का लेआउट क्या है, सेपरेट कंटेनर रखना है या कि वन कंटेनर, दोनों ऑप्शन है। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि देखिए इसमें कंटेंट जितना भी आ रहा है ना, उसने सर्च के लिए अलग से बॉक्स बना दिया, इसके लिए अलग से, रिसेंट कमेंट के लिए अलग से बॉक्स है, ये एक पोस्ट है इसका अलग बॉक्स है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं ये वन कंटेनर हो, तो अब देखें वो एक ही बैकग्राउंड के ऊपर सारा कुछ अरेंज हो जाएगा, वो जो अलग अलग बॉक्स बने हुए थे वो अब नहीं है। ठीक है, जो भी चेंजेस आप करेंगे इसको पब्लिश करते जाएं, फिर वो आपकी अप्लाई होंगी, बार बार आप रिफ्रेश करके चेक करते जाएं साथ साथ क्या चेंजेस आती हैं। ये देखें अभी वो सिंगल कंटेनर के ऊपर आ गया। ठीक है, मैं ब्लॉग के पेज पे जाता हूँ, ये देखें सिंगल कंटेनर पे वो अलग अलग अब बॉक्स नहीं बन रहे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो कंटेनर अलाइनमेंट क्या होगी, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होगी या बॉक्सेस के अकॉर्डिंग होगी। तो पहले हम इसको सेपरेट कंटेनर करते हैं और फिर हम इसको करते हैं बॉक्सेस। मैं इसको पब्लिश करता हूँ और इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं क्या फर्क पड़ा। ठीक है, तो बॉक्सेस के अकॉर्डिंग उसकी अलाइनमेंट, इससे मुराद ये है कि जो हमारे पास जो डिफरेंट बॉक्स बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो अलाइनमेंट आएगी कंटेनर की, कि कंटेनर सेंटर में आएगा, बल्कि कंटेनर आप कह लें कंटेनर पूरी वेबसाइट की एक बॉडी है, पूरा एक जो है उसके अंदर आ रहा है, बॉक्स जो है वो उसके अंदर आ रहे हैं, और ये बॉक्स इटसेल्फ भी कंटेनर है। अब ये समझिए कि कंटेनर विद इन कंटेनर, इस तरह ये स्ट्रक्चर बना होता है। तो जैसे ही ये मोबाइल पे जाता है ना, अब यहाँ पे इसका फर्क देखिएगा, जैसे ही मैं इसको टैब पे लेके गया हूँ, आपने देखा साइड बार खत्म हो गई, वो खत्म नहीं हुई, वो बेसिकली क्या हुआ उसको, वो नीचे चली गई, ये देखें इस तरह से। ठीक है, आप मोबाइल पे जाएंगे तब भी ऐसे ही होगा, ये देखें साइड बार नीचे चली गई और ये हमारे पास ऊपर से मोबाइल व्यू पे आ रहा है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, ये थीम टू थीम वेरी करेगा। फिलहाल मैं इसको टेक्स्ट ही रख रहा हूँ और सेपरेट कंटेनर रख रहा हूँ, पब्लिश करते हैं इसको, आगे चलते हैं। हेडर की बात आ गई, जी 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 जी, बॉक्सेस, जी जी बिल्कुल, ये कंटेनर्स की हायरार्की होती है, एक छोटा कंटेनर है या एक बड़ा कंटेनर है, उसके अंदर की 5-6 छोटे हो सकते हैं, और हर छोटे कंटेनर के अंदर फिर एक कंटेनर हो सकता है जो कि कंटेंट को मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के लिहाज से मैनेज करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जितने कंटेनर होंगे ना वो सारे मोबाइल पे आपको सेपरेट सेपरेट दिखेंगे। यहाँ पे तो साइड बाय साइड दिख रहे हैं ना, अभी एक साइड पे कंटेंट है एक साइड पे साइड बार है। जी बिल्कुल, जैसे इसने मोबाइल पे जाना है ना, तो हर कंटेनर मोबाइल की पूरी स्क्रीन पे फिट हो जाएगा सिंपली, इसलिए हर चीज के लिए कंटेनर बने होते हैं। तो अभी चूंकि हम रेडीमेड एक थीम को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आगे जाके जब हम खुद बनाएंगे ये वाली चीजें, तो आपको फिर वहां पे ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी कि कंटेनर कैसे हम मैनेज करते हैं। अच्छा हेडर पे हम आ जाते हैं, हेडर के बारे में क्या सेटिंग है पहले वो देख लें। सबसे पहले तो प्री सेट है, प्री सेट का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट थीम ने कुछ हमारे लिए बना के रखे हुए हैं स्टाइलिंग हेडर की, जैसा कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे है डिफॉल्ट, ये तो ऑलरेडी यूज हो रहा है, क्लासिक है। अब इसमें कुछ इस तरह से आएगा कि इधर मेन्यू आएगा और ऊपर लोगों के साथ ये टाइटल भी शो होगा। ठीक है, फिर नेविगेशन बिफोर है, कि नेविगेशन मतलब नेविगेशन बेसिकली वो मेन्यू ही को कहता है नेविगेशन, यानी मेन्यू का दूसरा नाम नेविगेशन भी हो सकता है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है आगे नेविगेशन आफ्टर है, यानी मेन्यू नीचे आ जाएगा।
और फिर आगे है नेविगेशन बिफोर एंड सेंटर, पहले होगी लेकिन सेंटर में होगी, ये देखें इस तरह से। तो नेविगेशन आफ्टर एंड सेंटर, जो भी सेटिंग हम करेंगे बाद में पब्लिश कर देंगे, ब्लॉक को रीसेट करेंगे। तो ये देखें अभी ये इस तरह से दिखेगा, सिंपल। चलें आगे चलते हैं। हेडर की विड्थ फुल रखनी है या कि इसको कंटेन रखना है। फॉर एग्जाम्पल हम कंटेन रखते हैं इसको और रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या चेंज आया। कोई चेंज नहीं है इसमें। रीज़न ये है कि हेडर हमारा जो आ रहा है उसमें कंटेंट इस तरह का नहीं है। अच्छा देखें एक चेंज आ रहा है यहाँ पे, देखें ये ऊपर ये वाला हिस्सा। हाँ, तो इसमें हम हेडर का स्टाइल चेंज करते हैं। ये जो स्टाइल इस पे अप्लाई हुआ है ना अभी, ये वाइट बार इसमें दिख रही है क्योंकि दो बार बनी हुई है, एक में लोगो लगा हुआ है यानी दो रोज हैं एक तरह से, और नीचे एक में मेन्यू है। अगर हम इसका स्टाइल चेंज करते हैं यानी इसको इस पे लेके आते हैं डिफॉल्ट पे, ठीक है, हम डिफॉल्ट पे ले गए और ये कंटेंट है। अब जितना हमने लेआउट का साइज रखा था ना 1200, हेडर भी वहीं तक महदूद हो जाएगा, ये देखें, यानी वो फुल स्क्रीन पे नहीं जाएगा। सिंपल इसका ये लॉजिक है। अच्छा इसी तरह से हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है इनर हेडर विड्थ। अच्छा इनर हेडर को ये क्या कह रहा है, इनर हेडर हमारे पास होगा जो कि मेन्यू और उसके अलावा ये आइकन जहाँ पे लगे हुए हैं, यानी इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमने मेन हेडर तो कर दिया फुल विड्थ पे, पब्लिश करते हैं, अब इसको देखते हैं जरा, ये फुल विड्थ पे चला गया। तो हम कहते हैं नहीं, इनर हेडर जो है ना वो कंटेन्ड है, हम इनर को भी फुल पे ले जाते हैं। तो अब कंटेंट देखें, जो लोगो है और वो सारा है वो एंड तक जा रहा है, मतलब फुल विड्थ पे। एक एक वो कह रहा है कि मेन कंटेनर हेडर, एक इनर हेडर। इनर हेडर जिसने कंटेंट को कंटेन किया हुआ है, यानी आप ये समझे एक बड़ा कंटेनर है जिसने पूरा हेडर बनाया हुआ है, उसके अंदर एक कंटेनर है, उसने ये दोनों एलिमेंट्स को होल्ड किया हुआ है, यानी कि वो मेन्यू भी और लोगो भी। तो जब हमने दोनों को फुल फुल कर दिया है तो इट मीन्स कि वो कहाँ तक जा रहे हैं, बिल्कुल साइडों तक जा रहे हैं, किनारों तक। और अगर हम इनर हेडर को कहते हैं नहीं ये कंटेन्ड ही रहेगा, तो अब क्या होगा कि पूरा जो हेडर है वो तो फुल स्क्रीन पे आ रहा है लेकिन इनर हेडर इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहा है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास हेडर अलाइनमेंट। तो हेडर की अलाइनमेंट लेफ्ट है, हम सेंटर और राइट दोनों कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटर है, इस पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे कोई चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेविगेशन भी फार यूज करें, अब देखें लेफ्ट, सेंटर और राइट, यहाँ पे सेटिंग पे चेंज होगी। तो ये सारी चीजें आप एक्सप्लोर करके देखिएगा कि कैसे कैसे जो है ना वो इसमें चेंजेस आती हैं सिंपली। चलिए इसको हम डिफॉल्ट कर देते हैं, वापस चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। फिर है प्राइमरी नेविगेशन। अच्छा प्राइमरी नेविगेशन ये किसको कहता है, ये जो मेन मेन्यू होता है ये वाला, ठीक है। तो फ्लोट राइट से मुराद है कि ये राइट साइड पे एडजस्ट होगा। अगर हम इसको कर देते हैं कि ये क्या हो कि ये फ्लोट लेफ्ट हो, तो आप देखें ये लेफ्ट साइड पे आ गया मेन्यू। उसी तरह से हम इसको कहते हैं कि ये हो जाए यहाँ पे अबव हेडर चला जाए, हेडर के ऊपर चला गया। ये वही मेरे ख्याल से सेटिंग है जो इधर भी यहाँ पे फर्दर आ रही है, ठीक है। तो प्राइमरी नेविगेशन के हवाले से तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे फ्लोट राइट वापस, और नेविगेशन ड्रॉप पॉइंट है। हाँ ये क्या है, ये देखें जरा, ड्रॉप पॉइंट। हाँ ये ड्रॉप पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें ये स्क्रीन के साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमने जब टैब पे गए ना, यहाँ पे देखें टैब पे हम गए तो ये चेंज हो गया ना, मोबाइल वाला मेन्यू बन गया। तो हम ये ड्रॉप पॉइंट खुद भी तय कर सकते हैं कि स्क्रीन जब इतनी रहे तो ये वाला दिखाना, जब इससे छोटी हो जाए तो फिर मेन्यू बदल जाए। हम इसको कहते हैं कि ये क्या करे, यहाँ पे हम वापस आते हैं इस पे। हम कहते हैं कि जब स्क्रीन होगी ना 1300 तो ये मेन्यू ड्रॉप हो जाए, ये देखें अगले कॉलम पे आ गया, ठीक है। अच्छा मैं इसको कहता हूँ जब स्क्रीन हो जाए 1200, यहाँ हम इसको, और चूंकि हमने रखी कितनी है 1200 रखी है ना, हम उससे बड़ा रखते हैं इसको। अब देखिए ड्रॉप हो रहा है। तो इसमें हम तय कर सकते हैं कि कब जो है स्क्रीन इस लेवल पे आए कि वो ड्रॉप हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसको रखते हैं टैबलेट मोड के लिए 800 पे, और अब हम टैबलेट मोड पे जाते हैं, यहाँ हम इसको कर देते हैं 900 पे, नो 700।
नहीं, ये सिर्फ डेस्कटॉप पे वर्क करेगा, ठीक है, इसको हम डिफॉल्ट कर देते हैं। ओनली डेस्कटॉप पे वर्क करेगा जब स्क्रीन साइज चेंज होगा। मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। देखिए, इसको हमने रख दिया 1100, ठीक है। मैं इसको पब्लिश करता हूँ और यहाँ पे हम आ जाते हैं इस तरह से। और इंस्पेक्ट एलिमेंट, याद रखिएगा इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ये वाला बटन आएगा, ये वाला। ये क्या कह रहा है, टॉगल डिवाइस टूल बार, मतलब अब हम इसको मोबाइल व्यू पे या किसी भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस जगह से मैं इसको रिस्पॉन्सिव सेट कर रहा हूँ और यहाँ से हम इसको यूं ऐसे रख रहे हैं। मैं जैसे इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, स्क्रीन छोटी हो रही है। ये देखें जरा, स्क्रीन का साइज देखें यहाँ तक कितना है, अभी 1100, ठीक है। अभी मेन्यू अपनी असल हालत में है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको कम कर रहा हूँ ना, ये देखें 1100 पे पूरा भी आया तो ठीक है, वो तकरीबन 1102 पे भी ठीक है, क्योंकि हमने लिमिट लगाई है। 1100 के नीचे जब जाएगा तो वो डबल लाइन पे आ जाएगा, लोगो ऊपर चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा, ये देखें। और ये चीज उस टाइम पे वर्केबल होती है जब मेन्यू में आइटम्स बहुत ज्यादा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें कोई मसला नहीं कर रहा, ये इधर अभी गुंजाइश है लेफ्ट साइड पे और मेन्यू आइटम में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मेन्यू आइटम्स बहुत ज्यादा हैं, तो फिर हम ये चाहेंगे कि ये कंजस्टेड होने के बजाय क्या करे कि 2 लाइनों पे चला जाए जब स्क्रीन छोटी हो, ठीक है। तो इसलिए हम वहां पे ड्रॉप पॉइंट सेट कर देते हैं। तो ये है हमारा ये ड्रॉप पॉइंट, ठीक है। ये मर्जी हम करना चाहें, रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मेन्यू की लेंथ ज्यादा है तो फिर इसको सेट करें, अगर नहीं है तो फिर वैसे रहने दें इसको, ठीक है। मैं इसको फिलहाल डिफॉल्ट कर देता हूँ। अच्छा, नेविगेशन ड्रॉप डाउन कब ओपन हो, हवर के ऊपर ओपन हो या कि क्लिक के ऊपर ओपन हो, ठीक है। ये देखें, इसमें दो चीजें हैं, मेन्यू आइटम है और साथ इसके एक छोटा सा एरो है। हवर के ऊपर मतलब है कि जैसे ही कर्सर इसकी करीब जाएगा ये खुद ही ओपन हो जाएगा, हमें क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे कर देते हैं कि क्लिक एरो, ये देखो अब कर्सर नजदीक गया है इसके, ये ओपन नहीं हो रहा जब तक मैं एरो पे क्लिक नहीं करूंगा। क्लिक किया तो फिर ये ओपन हो गया, ठीक है। डिपेंड करता है हम सेटिंग कौन सी चाहते हैं। अच्छा, ड्रॉप डाउन की डायरेक्शन किधर रखनी है, इसको आप लेफ्ट पे कर दें और वहाँ बस ये देखें अलाइनमेंट का इसमें और कोई मसला नहीं है। देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे इस साइड से ये अलाइंड है, मतलब वो लेफ्ट पे ओपन हो रहा है। अगर हम इसको राइट पे कर दें तो ये इस साइड पे अलाइंड हो गया, मतलब वो इधर जा रहा है, ठीक है। सिंपल है, इसमें कोई लॉजिकल चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनेबल नेविगेशन सर्च मॉडल है, इसको इनेबल करते हैं तो यहाँ पे एक सर्च का बटन भी आ जाएगा जो कि पहले नहीं था। तो मैं इसको पब्लिश करता हूँ, अभी देखते हैं कि सर्च का बटन क्या करता है। सर्च पे क्लिक करें और यहाँ पे आप जो भी टाइप करें, फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ रेसिपीज यहाँ पे लिखी थी, जैसे कि हमने ये एक रेसिपी इसमें ऐड की थी। सर्च करते हैं इसको, तो ये देखिए उसने वेबसाइट में ढूंढा कि कौन सी पोस्ट है जिसमें ये वाला टॉपिक डिस्कस हो रहा है, ठीक है। तो वेबसाइट की सर्च को हम इस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और इस तरह से हम आगे चलेंगे। प्राइमरी नेविगेशन के बाद साइड बार्स आ जाती हैं। साइड बार्स क्या होती हैं, जो कंटेंट के साइड पे डिस्प्ले होती हैं। साइड बार्स की यहाँ पे ना 3 टाइप्स बताई गई हैं, एक है लेआउट की और एक है ब्लॉक की और एक है सिंगल पोस्ट की। तो तीनों में फर्क पहले हम देख लें क्या होता है। देखिए, ये जो हमारा होम पेज है ना, ये हमारा लेआउट है, ठीक है, एक्चुअली जो हमारा लेआउट है। और जब हम ब्लॉग पे जाते हैं तो ये बेसिकली हमारा है ब्लॉग का पेज, तो इसकी साइड बार को वो डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं। और जब हम कह रहे हैं सिंगल पोस्ट साइड बार, इसका मतलब है कि जब हम किसी पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये जो साइड बार है ना, ये सिंगल पोस्ट की साइड बार है। तो हम तीनों साइड बार्स को डिफरेंट तरह की साइड बार साइन कर सकते हैं, पोस्ट पे अलग, आर्काइव पे अलग और उसके अलावा जो लेआउट है उस पे अलग कर देते हैं। तो यही वजह है कि आप फर्क देखेंगे कि जो हमारा होम पेज है उसमें क्या है, हमने स्ट्रक्चर बनाया कि पहले साइड बार आए फिर कंटेंट आए। तो ये देखें वेबसाइट पे ऐसे ही है कि पहले साइड बार है और फिर कंटेंट है, जबकि हमने ब्लॉग के ऊपर ये रखा हुआ है कि पहले कंटेंट आएगा फिर साइड बार आएगी। तो जब हम ब्लॉग के पेज पे जाते हैं तो पहले कंटेंट है और फिर साइड बार आ रही है। तो ये उसका जस्ट अरेंजमेंट है तीनों चीजों का। और सिंगल पोस्ट पे भी ये वर्क करेगा। फिलहाल सिंगल पोस्ट पे क्या अरेंजमेंट आ रहा है, अगर आप देखें तो सिंगल पोस्ट पे आ रहा है कि राइट साइड पे साइड बार है। हम कहते हैं नहीं, सिंगल पोस्ट पे भी साइड बार को लेफ्ट ही कर दो, पहले साइड बार और फिर ये आ जाए। पब्लिश करते हैं इसको, तो ये देखें अभी ये राइट पे है,
ये देखिए ये भी इधर आ गई, लेफ्ट पे आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये साइड बार की अरेंजमेंट है और इसमें कुछ नहीं है। फुटर की बात करते हैं। फुटर क्या होता है, वेबसाइट के बिल्कुल बॉटम पे जो ये वाला एरिया आपको दिख रहा है ना, जहाँ पे ये लिखा हुआ है फुट फूड ब्लॉग बिल्ड विद जनरेट प्रेस, ये जो आ रही है चीज, ये फुटर है। क्लिक करते हैं फुटर पे। अच्छा, फुटर को क्या रखना है हमने, फुल विड्थ रखना है, यस हमने फुल विड्थ रखा हुआ है। और इनर फुटर कंटेंट है। फुटर में कितने विजिट आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, ये क्या चीज है इसको भी देखते हैं। लेट्स सपोज हम इसको 4 कर देते हैं, ठीक है। और बैक टू टॉप बटन हमने यूज करना है कि नहीं करना। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि फुटर में क्या होता है कि कंटेंट की मैनेजमेंट है। ये हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं और जैसे ये एक वेबसाइट पे हम काम कर रहे थे, टूर्स डॉट, अच्छा इसके बॉटम पे अगर हम आ जाएं तो ये बेसिकली फुटर है। मतलब वो जो 4 विजिट का हम जिक्र कर रहे हैं ना, वो एक विजिट ये होगा, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। बेसिकली 4 कॉलम के अंदर हम फुटर में कंटेंट को मैनेज करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप 3 कॉलम में कर सकते हैं, आप एक में कर सकते हैं, आप विदाउट कॉलम भी कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आपको किस तरह का डाटा ऑर्गेनाइज करना है। अच्छा, डिसेबल बैक टू टॉप बटन क्या है, हम इसको इनेबल कर देते हैं और पब्लिश करते हैं इसको। ब्लॉग के पेज पे क्लिक करते हैं तो देखें अभी यहाँ पे ना इधर राइट साइड पे एक बटन अपीयर होगा, ये देखें, पहले नहीं था ये, ठीक है। जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना नीचे तो इधर आ गया। इसको क्लिक करने का फायदा ये होता है कि ये एकदम स्क्रॉल करके हेडर तक पहुंच जाता है, इस तरह से वो आ जाता है। ये भी जब आपके पेजेस बहुत ज्यादा लेंथी हो तो इसको यूज करना अच्छा है कि यूजर जो है ना वो अगर वापस जाना चाहे हेडर पे तो फौरन जस्ट क्लिक करे, उसको स्क्रॉल करके ऊपर ले जाए। तो ये हो गया हमारी फुटर की सेटिंग। और ब्लॉग की सेटिंग में देख लेते हैं। ब्लॉग में कंटेंट टाइप को वो कह रहा है कि क्या दिखाना है, कि एक्सेप्ट दिखाना है या कि फुल कंटेंट दिखाना है। इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। अभी देखें ब्लॉग के अंदर क्या शो करता है, ये टाइटल, इमेज, ये चीजें शो कर रहा है, ठीक है। हम कहते हैं कि इसको क्या शो करो, देखिए एक्सेप्ट हमने ऐड ही नहीं की हुई, ठीक है। हम कहते हैं कि कंटेंट ऐड करो, फुल कंटेंट। तो पब्लिश करते हैं इसको। ये देख रहे हैं इसमें कंटेंट ऐड हो गया, ये जो कि पहले नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो कंटेंट अगर हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा लें, लेकिन अगर कंटेंट बहुत ज्यादा बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल एक एक आर्टिकल में 1000 या 1500 वर्ड्स का आर्टिकल है, तो वो पूरा अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे तो ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। यूजर स्क्रॉल करता जाएगा, एक पोस्ट के बाद दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, तो उसके लिए सेपरेट पेज ही होना चाहिए। तो ये मैंने आपको पोस्ट में बताया था, आपको याद होगा कि हम जब इसको एडिट करते हैं ना, पोस्ट को, इसको एडिट करने में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सरप्ट का, ये वाला। इसमें हम पोस्ट की एक समरी ऐड कर देते हैं, यहाँ पे छोटी सी समरी, जो कि हम चाहते हैं कि जब ब्लॉग पे कोई पर्सन आए तो उसको जस्ट यहाँ पे वो समरी शो हो जाए, ठीक है। तो ये सेटिंग में वही चीज है कि आपको फुल कंटेंट दिखाना चाहते हैं या कि जस्ट वो समरी दिखाना चाहते हैं, ठीक है। उसको एक्सरप्ट कहा जा रहा है। तो ये बेस्ट तो यही होता है कि आप इसको ऐड करें यहाँ पे। पब्लिश कर दिया इसको हमने, वापस आते हैं तो यहाँ पे हमारा जो लेआउट का जो सेक्शन है वो कंप्लीट होता है कस्टमाइज के अंदर। अब आगे चलते हैं। आगे है इसमें कलर्स के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए कलर में इसमें देखिए प्राइम, इसमें कुछ कलर ऑलरेडी एडिड है ये वाले थीम के अंदर, ठीक है। हम इन कलर्स को डिलीट भी कर सकते हैं, नए कलर यहाँ से प्लस बटन से ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्लोबल कलर है जो कि थीम में जगह जगह पे हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बॉडी की, तो बॉडी क्या है, हेडर और फुटर के दरमियान का पार्ट। मतलब वेबसाइट में दो चीजें होती है ना, यानी ये वेबसाइट मैंने खोली है, ऊपर देखें हेडर है और नीचे इसके फुटर है। तो इसके दरमियान जितना भी कंटेंट आ रहा है वो वेबसाइट की बॉडी कहलाएगी, उसके अंदर वो सारा सारा कंटेंट आएगा। तो कलर्स के ऊपर क्या है, कलर नॉर्मली क्या है, ये देखा जाता है कि सबसे पहले जो वेबसाइट में सबसे पहली चीज जो बनती है ना वो बेसिकली लोगो होता है। लोगो पे कलर स्कीम डिफाइन हो जाती है। हमने पूरी वेबसाइट में उसी कलर स्कीम को फिर लेके चलना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ये लोगो है, जैसे ये डर्मा क्लब है, तो इसका एक कलर ऑलरेडी इसमें डिफाइंड है। मैं यहाँ से इसका कोड पिक कर लेता हूँ। अच्छा, ये मैंने कोड पिक कर लिया और यहाँ पे मैं एक न्यू कलर ऐड कर रहा हूँ, या कोई पुराना कलर डिलीट कर दे। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू वाला कलर मैं कहता हूँ ये वाला कलर यहाँ से हम हटा देते हैं और यहाँ प्लस करके, ये ना भी हटाएं कोई मसला नहीं है, इसको आप चेंज करके वही कलर का कोड यहाँ पे ऐड कर देंगे।
तो CSS वेरिएबल नेम है इसका, हम इसको कहते हैं कि ये हमारा मेन कलर है, नाम इसको साइन कर देते हैं। वैल्यू ऐड करने का ऑप्शन किधर है, हाँ ये नीचे है, यहाँ पे हम इसका कोड ऐड कर देंगे। एक सेकेंड, कोड यहाँ से कॉपी करके लाते हैं। लेकिन ये इसको नहीं लेके आ रहा, वैसे टाइप कर लेते हैं A96E56। E56 ठीक है, ये वो वाला कलर इधर आ गया। ठीक, तो इसको हमने ऐड कर दिया इधर कलर को। अब हम इसमें कहते हैं कि ये कलर कहाँ कहाँ पे डिस्प्ले हो, आगे वो पूछ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं आपको बताने लगा ना आगे इसमें अगर आपको इजी टूल बताऊंगा ना आप जिससे कर सकते हैं। ठीक, आपने ना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जब आप करते हैं ना इंस्टॉल, तो उसमें स्टोर होता है, पता है आपको? ये यूज किया कभी आपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर? यूज नहीं किया। उसमें आप जब ओपन करेंगे ना तो वो आपसे आईडी मांगता है माइक्रोसॉफ्ट की। वो इजी एक फॉर्म होता है, मतलब आप फॉर्म फिल करके अपनी गूगल ईमेल को साथ अटैच करके वो अकाउंट क्रिएट कर लें। ठीक है, तो जैसे प्ले स्टोर पे हमें एक्सेस मिल जाती है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पे भी हमें इस तरह से एक्सेस मिल जाती है। ठीक, तो यहाँ पे एक ऐप है पावर टॉयज, पावर टॉयज, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉयज, ये वाली। ठीक है, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब जस्ट ये क्लिक करें इसके ऊपर, कोई भी ऐप इंस्टॉल करनी हो, और यहाँ पे इंस्टॉल का बटन होता है, ये देखिए गेट, गेट पे क्लिक करें, थोड़ा सा टाइम लेगी, वो डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगी। ये फ्री है, लिखा होता है जो फ्री होगी वो फ्री है, जो पेड है वो पेड है। ठीक है, पावर टॉयज तो फ्री है। इसको अगर हम सर्च करें तो ये देखिए ऊपर लिखा होता है फ्री, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब ये ऐप के साथ कुछ शॉर्ट कीज एसोसिएट है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। कीबोर्ड पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोल लेते हैं। अच्छा, ये विंडो की होती है जिसमें विंडो का आइकन होता है, तो विंडो की प्रेस करनी है, साथ में शिफ्ट होल्ड करना है और फिर सी प्रेस करना है, सी फॉर कलर, याद रहेगा, विंडो शिफ्ट सी। तो तीनों की इकट्ठे होल्ड करना है, विंडो शिफ्ट ये दोनों इकट्ठे होल्ड कर लेने, साथ में क्या प्रेस करना है, सी। तो यहाँ पे कलर पिकर खुद ब खुद आ जाएगा, देखें जरा, विंडो शिफ्ट एंड सी। होना चाहिए था, एक मिनट, यस आ गया। देखिए मैं दोबारा से इसको करता हूँ, देखिए विंडो शिफ्ट और सी, तो ये कलर पिकर देखें आ गया। ठीक, अब जहाँ पे जो कलर आपको चाहिए ना, फॉर एग्जाम्पल हमें ये वाला कलर चाहिए था, हम यहाँ पे जाके कलर पे क्लिक करेंगे तो ये सामने खुल जाएगा। ठीक है, वही जो कलर है ना उसका कोड 3 फॉर्मेट में यहाँ पे हमारे पास आ गया। ठीक है, कंप्यूटर में कलर कोड लिखने के 3 फॉर्मेट हैं, ये वाले हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, और आरजीबी होता है, रेड ग्रीन ब्लू के कॉम्बिनेशन से, और ये एचएसएल भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो हम यूज करते हैं वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। इस बटन पे जस्ट आपने क्लिक करना है, ये कोड कॉपी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लें, और जहाँ पे भी आपको जाके इसको ऐड करना है, जस्ट ये कोड मैंने पहले वाला सिलेक्ट किया और इसको मैंने कर दिया पेस्ट, वो कोड यहाँ पे पेस्ट हो गया। पब्लिश करेंगे तो फिर चेंज आएगा ना। जो भी सेटिंग इसमें आप करते जाएं वो लाइव दिखाता जाएगा आपको होगी, लेकिन आप दोबारा रिफ्रेश करेंगे वो वहीं का वहीं होगा, जब तक कि वो पब्लिश नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, हमने प्राइमरी कलर अपना चेंज कर दिया। अब नोट करें क्या क्या चेंज आया, यहाँ पे जो एडमिन लिखा हुआ नजर आ रहा था ना वो इस कलर का हो गया, पहले वो ब्लू ब्लू आ रहा था। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे जो बटन आ रहा है, जैसे ये सर्च का बटन है, मैं कहता हूँ ये इसी थीम का कलर का हो जाए, तो कस्टमाइज पे जाते हैं, हम देखते हैं यहाँ बटन की सेटिंग किधर है, वो ये है। ठीक है, अब हम बटन पे जाते हैं, तो बटन के लिए हमारे पास दोनों ऑप्शन वो दे रहा है कि बैकग्राउंड कलर आपने कौन सा रखना है और टेक्स्ट कलर। ऐसे दो चीजें अलग अलग क्यों हैं? देखिए, एक उसकी स्टेट है जो कि डिफॉल्ट स्टेट है, एक उसकी हवर की स्टेट है, मतलब कि जब आप उसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो उसका कलर क्या होना चाहिए। वैसे वो जो ये वाली स्टेट है वो हम चेंज कर देते हैं, हम ये देखिए जो कलर हम ऐड कर देंगे ना ग्लोबल में,
जब आप किसी कलर पे सिलेक्ट करेंगे ना, आपको मैनुअल कलर ऐड करने का ऑप्शन तो वो देगा, आप कोई नया कलर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन वो थीम में सिलेक्ट करने का ये फायदा होता है कि फिर आप वहीं से जस्ट क्लिक करते हैं, वो ऐड होता जाता है। हमने बटन पे ये वाला कलर ऐड कर दिया और ये देखें चेंज हो गया। लेकिन अभी हवर पे वही है, ग्रे वाला, ये देखें। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि ये इस तरह से आ रहा है। अब हम इसको कहते हैं कि इसका कलर भी हम ये कर देते हैं, लेकिन इस कलर को थोड़ा सा चलें डार्कर कर देते हैं। मैं यहाँ से इसको नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कलर रहे वही, लेकिन जब माउस ऊपर जाए ना थोड़ा डार्क हो जाए, ये देखें। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। या आप चाहते हैं नहीं इसके लिए होना ही डिफरेंट कलर चाहिए, तो आप ये कोई और कलर ऐड कर सकते हैं, इनमें से कोई कर दें, ये देखें वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। तो टेक्स्ट के हवाले से ये देखें, ऊपर बैकग्राउंड के हवाले से चीज़ें और नीचे क्या टेक्स्ट के हवाले से। तो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो वाइट है, वो कोई और कलर का होना चाहिए, वो भी चेंज कर सकते हैं हम। तो ये तो होगी बटन की बात। अब बाकी सारा कुछ क्या है उसको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे बॉडी की। बॉडी में आपको बताया कि हेडर और फुटर के दरमियान का जितना एरिया आता है वो वेबसाइट की बॉडी कहलाएगी। तो उसमें कलर जो है वो ऑलरेडी बैकग्राउंड वाइट है, बॉडी की सारी बैकग्राउंड क्या है वाइट। हम इसको चेंज कर देते हैं, हम कहते हैं बैकग्राउंड की वाइट जो बॉडी है वो, बॉडी का जो बैकग्राउंड है वो ये कलर हो जाए। तो ये देखें हो गया। तो ये अच्छा तो नहीं लग रहा, हम इसको वाइट ही रहने देते हैं, यहाँ से वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा, टेक्स्ट का कलर इसमें क्या आ रहा है, हम किसी पोस्ट पे चले जाते हैं। देखें टेक्स्ट का कलर ब्लैक आ रहा है, तो हम कहते हैं टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल रेड हो जाए। तो ये देखें जो, अच्छा इसने हेडर को देखें इफेक्ट नहीं किया, नोट किया आपने, हेडर को उसने इफेक्ट नहीं किया, बॉडी में हम चेंज कर रहे हैं। ठीक, तो इसी तरह से हम कोई भी कलर बदल सकते हैं इसका। तो नॉर्मली इस पे सही रहेगा। रूल वही मैंने आपको कलर के बारे में बताया था कि बैकग्राउंड अगर डार्क है तो ऊपर जो टेक्स्ट होगा वो डार्क कलर का होगा, बैकग्राउंड अगर डार्क है तो टेक्स्ट ब्राइट कलर का होगा, यानी व्हाइट के करीब होगा वो। ठीक है, अच्छा लिंक क्या होता है, लिंक का आपको क्लियर है वेबसाइट्स के ऊपर लिंक जो होते हैं। देखिए ये हम ब्लॉग पे आए हैं ना, तो ये नीचे आपको देखना ये जो दो चीजें नजर आ रही हैं आपको, ये बेसिकली लिंक्स हैं। ये लिंक कैटेगरी का लिंक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे उस कैटेगरी पे ले गया। ठीक है, ये जो मेन्यू आइटम्स होते हैं इवन ये भी लिंक्स ही होते हैं, यानी एक पेज से दूसरे पेज के या एक पेज वेबसाइट से दूसरी किसी वेबसाइट के लिए। ठीक है, इस तरह से ये चलते हैं। तो अब अगर हम इसको देखें, लिंक अभी फिलहाल क्या है वो ब्लू था, लेकिन हमने इसको चेंज करना है। यहाँ से लेट्स सपोज हम कहते हैं लिंक हो जाए इस कलर का, तो देखें जितने लिंक हैं वो चेंज हो गए हैं, ये देखें। ठीक है, ये लिंक लगे हुए हैं ना, कैटेगरीज के लिंक लगे हुए हैं। तो हम कहते हैं नहीं, हवर के ऊपर जो कलर है ना वो ये वाला है जो थीम का कलर है, मैंने ये सेट कर दिया। अब देखें जैसे हम लिंक के ऊपर माउस लेके जाएंगे तो ये देखें चेंज हो रहा है। तो लिंक नॉर्मल टेक्स्ट से डिफरेंट है। लिंक से मुराद है कि वो किसी और पेज पे नेविगेट करेगा, वो अपनी वेबसाइट का अपना पेज भी हो सकता है, वो किसी और वेबसाइट का लिंक भी हो सकता है। सिंपल, दोनों हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स को बेसिकली इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक कहा जाता है। इनबाउंड वो लिंक है जो कि वेबसाइट के इंटरनल पेजेस तक महदूद रहेगा, और आउटबाउंड वो लिंक है जो कि बाहर किसी वेबसाइट का लिंक होगा। ठीक है, दोनों तरह के लिंक वेबसाइट पे लगाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया। हाँ, इसमें डिफॉल्ट का बटन ऑलवेज होगा। आपसे कुछ गलत हो गया, आप डिफॉल्ट पे क्लिक करें, देखें वो थीम की डिफॉल्ट सेटिंग पे चला जाएगा, सिंपल। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करें बॉडी के बाद, जो अगली चीज है वो है टॉप बार। अच्छा, फिलहाल टॉप बार हमने इनेबल नहीं की हुई। टॉप बार क्या होती है, हेडर के ऊपर वाला हिस्सा। यानी हम क्या करते हैं, सेटिंग्स को पब्लिश करके हम हेडर की स्टाइलिंग चेंज करते हैं। लेआउट में आ जाते हैं, हेडर, और डिफॉल्ट था हम कहते हैं कि नेविगेशन बिफोर। अब ये दो बन गए, ये बन जाएगी टॉप बार और ये बन जाएगा हेडर। ठीक है, दो चीजें होगी इसमें अलग अलग। अब आते हैं वापस कलर पे, और टॉप बार का कलर अभी फिलहाल इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो, अच्छा ये टॉप बार इसको नहीं कह रहा, ठीक है, नहीं इसको नहीं कह रहा, मैं आपको बताता हूँ ये टॉप बार क्या होती है। अच्छा, टॉप बार होती है हेडर में ही है, लेकिन ये हेडर के ऊपर आती है शुरू में। हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे क्या इसको इनेबल करने का ऑप्शन है यहाँ पे।
हेडर प्रीसेट है, हेडर विड्थ है। यहाँ हो सकता है टॉप बार का कोई सेपरेट यहाँ पे ऑप्शन हो। चलें आ जाएगा सामने, जहाँ पे भी होगा वो फिर देख लेंगे इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, टॉप बार को फिलहाल बाद में कहते हैं, हेडर को देख लेते हैं। मैं हेडर की सेटिंग वापस करके आऊँ पहले, लेआउट, हेडर और डिफ़ॉल्ट। चले वापस आते हैं कलर पे और हेडर। अच्छा, बैकग्राउंड वाइट है अभी फिलहाल, हम इसको चेंज करते हैं। हम देखें बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हेडर का कलर बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। हमने इसको ग्रे की तरफ ले आए हैं, ठीक है, चेंज हो गया। इसी तरह से हेडर के ऊपर जो आ रही है हमारे पास बैकग्राउंड और टेक्स्ट। टेक्स्ट अभी क्या है जो कि इसमें लिखा हुआ है, यानी जो मेन्यू आइटम्स है, हम इसको चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं इसके ऊपर ये वाला कलर आ जाए। और लिंक क्या करें, लिंक का कलर रेड करते हैं और हवर का कलर चेंज अप्लाई नहीं हो रहा, यस हो तो रहा है, एक मिनट, यस ये हो रहा है। अच्छा, ये मेन्यू आइटम्स को ये जो है ना इफेक्ट नहीं कर रहा, मेन्यू आइटम्स ब्लैक ही हैं, उनको नहीं कर रहा। अच्छा, साइट टाइटल है, इसके अलावा साइट टाइटल हम शो ही नहीं कर रहे और टैगलाइन भी हम शो ही नहीं कर रहे। आपको पता है लोगों के पहले जो इधर वेबसाइट का नाम आ रहा था ये उसके कलर हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आप हेडर्स के जितने भी कलर स्कीम्स हैं उनको आप ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से। चलें फिलहाल मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ। चलें वापस जाते हैं और हेडर वाला कंप्लीट हुआ। आगे है प्राइमरी नेविगेशन। यस, उसने प्राइमरी नेविगेशन के लिए दे ही सेपरेट दिया, अलग दे दिया उसने, ठीक है। तो प्राइमरी नेविगेशन के लिए बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट है, हम इसको कहते हैं कि वो बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। तो ये देखें चेंज हो गया, येलो कर दें इसको तो येलो कलर में चला जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे 3 स्टेट्स फिर और हैं। देखें यहाँ पे क्या है, चूज इनिशियल कलर, चूज हवर कलर और चूज करंट कलर, ठीक है। तो इसको अगर हम चेंज कर देते हैं तो ये देखें जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे तो ये इस तरह आएगा, ठीक है। तो करंट कलर से क्या मुराद है, यहाँ पे हम कहते हैं कि करंट कलर जो है ना वो हो जाए ग्रीन, ठीक है। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि ये क्या कर रहा है। वेबसाइट पे आ जाते हैं, हमने इसको लोड किया। देखिए ये जो कलर है ना अभी ये येलो, ये है मतलब कि इनिशियल कलर। जब हवर करते हैं तो कौन सा कलर आता है, हवर वाला। और जब करंट कलर है वो है एक्टिव पेज। एक्टिव पेज अभी होम है तो उसने होम को क्या किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। जब हम ब्लॉग पे चले जाते हैं तो अब ग्रीन कौन सा हो गया, वो ब्लॉग हो गया, तो एक्टिव वो हो गया। तो तीनों से मुराद ये है कि ये करंट है इनिशियल स्टेज पे, ये हवर के बाद चेंज हो जाएगा, और ये क्या होगा जो एक्टिव हो जाएगा उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये टेक्स्ट भी है, हम ये डिफरेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने हवर के ऊपर रखा हुआ है रेड बैकग्राउंड, तो हम कहते हैं जो हवर के ऊपर जो टेक्स्ट आना है ना वो वाइट आ जाए, ठीक है। तो अब देखें जब मैं इसके ऊपर लेके आए तो ये बड़ा अच्छा लगेगा, ये देखें, क्योंकि पहले वो सही नहीं लग रहा था उसके ऊपर, ये देखें अब ये सही लग रहा है, ठीक है। इस तरह हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, सब मेन्यू के हवाले से भी कलर स्कीम है। सब मेन्यू कौन सा है, जब हम हवर करते हैं तो ये जो नीचे ड्रॉप डाउन आता है ये सब मेन्यू है। फिलहाल उसने वही सेटिंग उसकी भी कर दी है जो कि मेन मेन्यू की थी, लेकिन हम इसको अलग भी रख सकते हैं, यानी सब मेन्यू की बैकग्राउंड तीनों स्टेट्स पे अलग रख सकते हैं, उसका टेक्स्ट भी तीनों स्टेट्स पे अलग रख सकते हैं। यानी इनिशियल स्टेज, हवर स्टेज, और तीसरी स्टेट कौन सी है जब वो कोई चीज एक्टिव है, कोई एक्टिव पेज आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कलर के हवाले से। बटन्स को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कंटेंट क्या होता है, जो कि हमारा बेसिकली पोस्ट के अंदर लिखा हुआ कंटेंट है, ये वाला, ठीक है। तो इसकी बैकग्राउंड वाइट है। अगर हम इसको भी चेंज करते हैं तो हम देखते हैं, ये देखें कंटेंट एरिया, ठीक है। ये ओवरऑल पूरे पेज का नहीं है, ये जस्ट उस कंटेंट का एरिया जो कंटेंट लिखा हुआ है। इसको हम सेपरेट कलर दे सकते हैं, इसके टेक्स्ट का कलर सेपरेट कर सकते हैं। ये देखें ये कंटेंट एरिया में ये टेक्स्ट आए, उसमें लिंक्स भी देखें डिफरेंट आ रहे हैं, अब उसके लिंक्स भी डिफरेंट कर सकते हैं। और कंटेंट का टाइटल है, इसको आप डिफरेंट कलर दे सकते हैं, जैसे ये देखें ये टाइटल है, ठीक है। इसको हम कलर दे देते हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज कोई और ग्रीन दे देते हैं। ये देखिए ये कलर चेंज हो गया, ये टाइटल का कलर है। आर्काइव कंटेंट टाइटल कलर है। आर्काइव क्या होता है, ब्लॉग। अब ब्लॉग पे चले जाएं तो इसका टाइटल क्या होगा, ये सेपरेटली मैनेज किया जा सकता है। ये देख, ये देखें इसका कंटेंट का टाइटल सेपरेटली, हवर पे आप डिफरेंट कलर ले सकते हैं।
ये देखें हवर पे ये आ रहा है। इसी तरह से एंट्री मेटा लिंक्स ये होते हैं, ठीक है। मेटा लिंक्स वो होते हैं जो कि आपको पोस्ट की डेट और जिसने वो पब्लिश किया उसका नाम बताते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं यहाँ पे। इसका टेक्स्ट अभी ये है, मैं इसको भी वाइट कर देता हूँ, लेट्स सपोज ये देखें वाइट हो गए, ठीक है। इसी तरह से एंट्री मेटा लिंक्स, हाँ इसके लिंक का कलर क्या करना है आपने, हम कहते हैं कि इनिशियली वो सेम ही रहे लेकिन हवर के ऊपर उसका कलर चेंज होकर येलो हो जाए, लेट्स सपोज। तो ये देखें ये अभी सेम ही है, जैसे हमने इस पर क्लिक किया, ये हवर किया, ये देखें चेंज हो रहा है। तो ये इतनी अजीब सी कलर स्कीम हम वैसे बनाते नहीं है, सिर्फ मैं आपको ना वो एक्सप्लोर करवा रहा हूँ चीजें, ठीक है। तो कलर स्कीम सेट करने के लिए हमारे पास बड़े प्रॉपर एक रूल्स होते हैं। जैसे मिसाल तौर पे एक वेबसाइट है coolers.co, बड़ी फेमस वेबसाइट है ये। अब देखें इसमें, इस वेबसाइट में क्या होता है कि हम यहाँ पे कलर स्कीम सेट करते हैं अपनी। स्टार्ट द जनरेटर पे आप क्लिक करें, coolers.co, तो स्टार्ट द जनरेटर पे आपने क्लिक किया, आपके सामने एक पैलेट बनी हुई आ गई, ठीक है। आप इसको अपना इनिशियल कलर देंगे, बस एक दे दें, दो दे दें, ये आपको उससे उसके साथ जो दूसरे कलर अच्छे लगेंगे जी। ये जो नीचे, यस ये नेम है, ऊपर कोड आ रहा है इनका, ठीक है। हमने इनिशियली इसका देखा कि हमने यहाँ से कलर कोड लिया, वो ये था, ठीक है। तो आप फोटोशॉप से मैं यूज कर रहा हूँ लेकिन आप पावर टॉय टूल यूज कीजिएगा, ठीक। मैं इधर आके इस पे क्लिक किया और कंट्रोल वी किया और मैंने कर दिया इसको लॉक। अब मैं इसको कहता हूँ कि मुझे इसके साथ जो दूसरे कलर अच्छे लगते हैं ना वो बताओ, तो कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करनी है आपने, ये आपको बड़ी जबरदस्त कलर स्कीम्स बना के देगा, ठीक है। और ये मैथमेटिकल फार्मूलों पे बनती हैं, मतलब ऐसे नहीं ये कैलकुलेट होके आ रही। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी जो कलर्स हैं, कम्प्लीमेंट्री कलर, सप्लीमेंट्री कलर, ये सारे फार्मूलाज अप्लाई करके बनती हैं। बिल्कुल सेट हुआ हुआ है एकदम। और वो जो कलर स्कीम आप यूज करेंगे ना, तो जिस इस कलर के साथ ये जितने कलर शो कर रहे हैं ना, आप देखेंगे अप्लाई करके ये वाकई अच्छे लगेंगे, क्योंकि इनकी आपस में वो एक कह लें कि बना हुआ है, इसका वो कंसिस्टेंसी है उसकी, यानी वो रिदम बना हुआ है कि कैसे उसको हमें यूज करना है। अब ये देखें यहाँ पे इसने एक कलर स्कीम बनाई, जैसे कि ये कलर है, चलें इसको ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला कलर आप जहाँ पे यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू वाला, मैंने इसको कॉपी किया और वेबसाइट पे चले गए, यहाँ पे कोड कॉपी होता है इस बटन से, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जाके इसको सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जो बैकग्राउंड कलर है ना वो होना चाहिए ये वाला, तो इसका कोड किधर कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ पे, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये कोड आ गया, ठीक है। अब मैं इस पे टेक्स्ट का कलर लिखना चाहता हूँ, यानी कि जो हमने टाइटल सेट किया था ना, कंटेंट टाइटल, या मतलब कि हम अभी ब्लॉग के ऊपर है तो ये आएगा आर्काइव टाइटल, ये रेड है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं इस पे जाके इसको भी लॉक कर लिया, यानी एक कलर हमारे लोगो में था, एक हमने वो बैकग्राउंड के लिए सेट किया। अब फिर से मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा, ये और कलर ला के देगा जो कि उस पे उसके साथ अच्छे लगेंगे। लेट्स सपोज मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ यहाँ से, ये वाला कॉपी, और यहाँ पे जाके हम करेंगे आर्काइव कंटेंट टाइटल, ये वाला, तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो मतलब वो आपको कॉम्बिनेशन समझ आ जाएंगे कि बैकग्राउंड पे कलर ये होगा तो ऊपर क्या सही लगेगा, ठीक है। तो बजाय इसके कि रैंडम यूज करने के, हम एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको कलर्स को मैनेज करते हैं इस टूल की मदद से, ठीक है। उसके अलावा वेबसाइट में हेडिंग्स के स्ट्रक्चर होते हैं, 6 किस्म की हेडिंग होती है, H1, H2, H3, H4, 5 एंड 6। तो इनके आप सेपरेटली कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं यहाँ पे, जब हमने पोस्ट क्रिएट की थी, मैं इसको पब्लिश कर दूं, अभी तक हमने जो इस पे किया हुआ है। अच्छा देखें यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ रहा है कुछ इस तरह से। ब्लॉग पे जाते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें, किसी पोस्ट को ओपन कर लेते हैं, चलें। अच्छा हमने इसमें हेडिंग ना यूज ही नहीं की हुई, मतलब एक ही हेडिंग है बाय डिफॉल्ट खुद ही। तो हम ऐसा करते हैं, इस पोस्ट को एडिट करके इसमें कुछ हेडिंग्स बना लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने इसको थोड़ा सा एंटर किया, और ये जो ऊपर वाला एरिया आ रहा है ना, ये लिस्ट, ऐसा करते हैं हेडिंग ऐड करते हैं। यहाँ पे इस प्लस पे क्लिक करें और हेडिंग पे क्लिक करें। हेडिंग इधर नहीं है तो अब टाइप करें, वो आ जाएगा उसका ब्लॉग। हेडिंग पे चले जाएं और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, ये हमारी H2 हेडिंग है, ठीक है। और नीचे हम लिख लेते हैं
दूसरे ब्लॉग में H3 हेडिंग, इनको आपने हेडिंग को साइन भी करना है। फॉर एग्जाम्पल ये H2 है, इस पे आप क्लिक करें दूसरे वाले ब्लॉग पे, तो इसमें H2 है, इसको हमने 3 असाइन करना है यहाँ पे, यानी ये अब 3 है और ये 2 है और ये 1 है। टाइटल जो होता है ना, किसी भी पोस्ट का जो टाइटल होता है वो बाय डिफॉल्ट H1 में ही जाता है, ठीक है। तो बाकी हमने फिर कंटेंट के हिसाब से हम देखते हैं हमारे कंटेंट में मेन टॉपिक क्या है, उसकी सब हेडिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हेडिंग्स को मैनेज करते हैं। H6 तक ये होती हैं, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ना वो H3 तक है, क्योंकि ये गूगल के लिए इंपॉर्टेंट है ये तीनों। H3 के अंदर, ये H2 के अंदर और H1 के अंदर जो जो आपने कीवर्ड लिखे होते हैं ना, टाइटल बनाया है या कीवर्ड लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे कीवर्ड्स को गूगल सबसे पहले क्रॉल करता है। जब वो पेज पे आएगा ना, उसको फौरन पेज का टॉपिक समझ आ जाता है उसकी मदद से। तो जिस टॉपिक के ऊपर हमने लिखा होता है ना टाइटल अपना, वो हम कोशिश करते हैं कि वो H1 में, 2 में और 3 में आए, ताकि जब क्रॉलिंग होगी तो वो फौरन से हम पता चल जाए उसके ऊपर, ठीक है। तो ये इसके पीछे होता है। मैंने ये तीनों हेडिंग इधर लिख ली हैं, पेज को आप विजिट करते हैं कि अभी क्या इसमें चीजें आ रही हैं, ये देखें। तो ये तीन हेडिंग इधर आ रही हैं, ठीक है। तो कस्टमाइज वाला ये सेक्शन मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि हम इसी के ऊपर रह के अब कस्टमाइज करते हैं। दोबारा से कस्टमाइज में गए, कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम चले जाएंगे हेडिंग्स के अंदर। कंटेंट था और कंटेंट के नीचे आ रहा था ये हेडिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये H2 और H3 है। तो जब हम H2 का कलर चेंज करेंगे तो ये देखें इसका कलर चेंज हुआ, और ये इवन के जितनी भी H2 होंगी पूरी वेबसाइट में सबका चेंज हो जाएगा, ग्लोबल सेटिंग हो जाएगी। इसी तरह से हम H3 का चेंज करेंगे तो ये H3 का चेंज हो जाएगा, और H3 यहाँ पे वो दिख ही नहीं रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी कलर ही उसका डार्क है। ये देखें ये इसका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये आप ऑनवर्ड 6 तक कर सकते हैं इसको, ठीक हो गया। तो कलर्स के हवाले से कुछ फॉर्म्स भी होते हैं, फॉर्म को अभी हम बाद में देखते हैं। साइड बार के विजिट की सेटिंग है, इसके अलावा साइड बार विजिट ये वाले होते हैं, इनकी सेटिंग भी यहाँ पे दी गई है। फॉर एग्जाम्पल आप साइड बार की विजिट का जो कलर है वो बैकग्राउंड ये वाला कर देते हैं, तो आप देखें वो पूरा का पूरा बॉक्स ही चेंज हो गया, ठीक है। ये उसके विजिट्स की सेटिंग है। उसके अलावा इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो अभी दिख नहीं रहा, तो हम इसको वाइट कर देते हैं, ये देखें दिखेगा। उसके अलावा इसका जो लिंक है वो हम चेंज कर सकते हैं। देखें लिंक हवर के ऊपर ना डार्कर हो रहा है, तो हम कहते हैं कि हवर के ऊपर ये कोई येलो कलर ले लें, ये देखें, ठीक है। इसका टाइटल है, ये इस विजिट के टाइटल का कलर है। ये भी आई थिंक थोड़ा इस तरह का होना चाहिए ताकि दिखे तो सही। विजिट टाइटल नहीं है ये, वैसे ही यहाँ पे जो है ना हेडिंग्स आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है फुटर विजिट्स। फुटर विजिट्स की अलग से सेटिंग है, फुटर विजिट्स को हम बाद में देखते हैं। फुटर बार को भी देखते हैं। फुटर बार नीचे होती है, ये सबसे नीचे जो है फुटर बार, इसका बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है अभी फिलहाल, ये देखिए नीचे बार का कलर चेंज हो रहा है सबसे नीचे, ठीक है। फुटर बार में नॉर्मली जो वेबसाइट की कॉपीराइट टेक्स्ट होता है वो लिखा जाता है कि ऑल राइट्स रिजर्व्ड, या कब से वो स्टेब्लिश है, इस तरह से। तो बैक टू टॉप का ये बटन है, इसकी भी सेटिंग है कलर की, ये देखें, ठीक है। इसमें आप देखें यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड कलर इसका है, हम कहते हैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ये वाला हो जाना चाहिए, और जो इसका टेक्स्ट कलर है वो वाइट हो जाए शुरू में, और जब हवर करें तो ये चेंज हो जाए, मतलब ट्रांसपेरेंसी है ये आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे। देखें अगर तो आपका कलर है ना ये वाला येलो, तो आप देख रहे हैं ये नीचे से रेड भी दिख रहा है, इसके अंदर से सी थ्रू है। जैसे हम ग्लास मिरर को देखें ना, तो ग्लास को देखें तो उसमें से हम सी थ्रू देख सकते हैं दूसरी तरफ जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो ओपेसिटी डाउन करने से मुराद दिया, यानी ओपेसिटी 100% का मतलब है आप नहीं देख सकते कुछ भी, 100% ओपेक। और अगर आप जीरो कर देते हैं तो वो गायब ही हो जाएगा, ये देखें बटन ही गायब हो गया यहाँ से, ठीक है। मतलब कि 100% ट्रांसपेरेंट। तो इसकी आप मिडिल की वैल्यू आप लेंगे तो क्या होगा कि आपका कलर उस हिसाब से वो एडजस्ट होगा। तो डिफरेंट जगहों पे हम ये चीज भी कर रहे होते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हम कम रख लेते हैं, कभी वो ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो सर्च मॉडल है, उसके अलावा सर्च मॉडल क्या है, फील्ड बैकग्राउंड एंड फील्ड टेक्स्ट और ओवरले बैकग्राउंड। ये क्या था, जब हम सर्च के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये जो हमारे पास सेक्शन आ रहा है ना, ये इसकी कलर स्कीम है, इसको हम कैसा दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने ये देखा कि पूरी की पूरी वेबसाइट की जो कलर स्कीम है ना, ग्लोबल सेटिंग, वो इस सेक्शन से हम मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें आ जाता है। इनफ है, यहाँ आगे चलें और
हाँ जी, बड़ा चले, तो कल होप्सो कि हम ये कस्टमाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी जो है ना वो आपने ये करना है कि जितनी सेटिंग्स हमने अप्लाई की हैं, थीम इंस्टॉल करें, यही वाला कर लें जनरेट प्रेस, ठीक है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। जनरेट प्रेस के बाद ना एक और थीम है आस्ट्रा थीम, तो जैसे इसका हमने कस्टमाइज का पैनल एक्सप्लोर किया, उसका भी करेंगे। ये दो पैनल अगर हम एक्सप्लोर कर लेना, तो आप जितनी भी वर्डप्रेस पे थीम है ना, सबके फंक्शन जान जाते हैं, यानी वो उन्हीं के गिर्द ही घूम रही होती हैं फिर सारी। ठीक है, इसमें क्या है, बेसिक फीचर्स हैं, आस्ट्रा में थोड़े एडवांस हैं, मतलब उसमें क्या है कि जो इसमें मिसिंग है वो उसमें मिल जाएंगे हमें, ठीक है। तो आप इसके कस्टमाइजर को इजीली समझ आए, आप जितनी भी वर्डप्रेस की थीम है सबको समझ जाएंगे कि उसमें किस किस तरह से कस्टमाइज हो जानी है। तो मेन चीज यही होती है कि आप सिंपली क्या करेंगे, इसको एक सिरे से शुरू हो जाएं और एक एक चीज को चेंज करके देखें, अपडेट करते जाएं, देखें क्या चेंज आ रहा है वेबसाइट पे। तो इनके नामों से आप फेमिलियर हो जाएंगे चीज़ों के, कि हर चीज़ का क्या क्या फंक्शन है। जैसे यहाँ पे लेआउट की बात करें, तो जब कोई साइड बार बोले तो आपको फौरन समझ आ जाए साइड बार क्या होती है, या फुटर क्या है, ब्लॉग हेडर क्या है। तो ये सारी चीज़ों के नाम जो है ना आपको पता होने चाहिए, कौन सी चीज़ क्या होती है और किस जगह पे वो मिल सकती है हमें, उसको हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अभी कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो बताएं, हम उसको भी ले लेते हैं, किसी भी किस्म के। कंटेंट का पिक्चर के नीचे टेक्स्ट आया था, मतलब किस जगह पे, ब्लॉग के ऊपर? एक मिनट। किस पिक्चर की बात कर रहे हैं, ब्लॉग के पेज पे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए आप कोई भी पोस्ट आप खोलेंगे और यहाँ पे इसको पहले एडिट कर लें, और इसके साइड पैनल के अंदर यहाँ पे ये फीचर होता है, ये वाला, ठीक है। इसमें आप जो भी टेक्स्ट ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी इसमें टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेक्स्ट हमने यहाँ से कॉपी किया, ये हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये वेबसाइट के पेज पे शो नहीं होगा, देखें आप यहाँ पे पेज पे नहीं है वो जो टेक्स्ट हमने अभी ऐड किया, ठीक। लेकिन ब्लॉग के पेज पे भी ये तब शो होगा जब हम इसको इनेबल करेंगे। अब ये देखें शो हो रहा है, ठीक है। और ये क्योंकि कस्टमाइज में इसको इनेबल किया हुआ था। हम लेआउट में जाएं, ब्लॉग, तो यहाँ पे हमने इसको कंटेंट टाइप को बताया हुआ है कि ये एक्सेप्ट आना चाहिए, ठीक। और अगर हम इसको कंटेंट कर देते हैं, तो फिर ये इसकी बजाय क्या करेगा, वो कंटेंट ले आएगा, एक्चुअल कंटेंट जो कि पेज के ऊपर होता है, ये देखें, ठीक है। तो ये बैड प्रैक्टिस है कि पूरा का पूरा कंटेंट आप यहीं पे दिखाएं, इधर आप छोटी सी समरी दिखाएं, यूजर क्लिक करके पूरे पेज पे भी बाद में जाए, ठीक है। अच्छा, एक जो कल जो है ना वो क्वेश्चन आप कर रहे थे सर, आप कर रहे थे शायद, कि पोस्ट और पेजेस में क्या डिफरेंस है ना, तो उसके हवाले से कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको थोड़ा मजीद एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, पोस्ट जो होती है ना, वो हम तब यूज़ करते हैं कि जब नॉर्मली हमारा डाटा हमें पता है ना कि वो चेंज होना है, अपडेट होना है, ठीक है। और पेजेस हम तब यूज़ करते हैं जो कि आपको पता है कि उसने चेंज नहीं होना। एग्जाम्पल देखें ज़रा, मैं आपको वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, कोई ब्लॉग हम देख लेते हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज हम इस वेबसाइट को देखते हैं, ठीक है। पेजेस को हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, एक ये इसकी लिमिटेशन है। जैसे हम ब्लॉग को, पोस्ट को कैटेगराइज किया ना हमने, कि ये जो है ना ये पाकिस्तानी फूड होगा, ये फूड स्वीट्स होंगी, ये बिरयानी की रेसिपीज होंगी, तो पोस्ट के अंदर फैसिलिटी है कि आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, पेजेस को नहीं किया जा सकता। एक तो ये डिफरेंस आ गया। दूसरा ये है कि हम पेजेस को इस तरह से कॉल नहीं कर सकते। जैसे ये देखें, ये ब्लॉग है ना, आपने देखा कि ब्लॉग के पेज के ऊपर जितनी भी पोस्ट होती हैं वो एक ही पेज पे सारी दिखाई जा सकती हैं, हम पेजेस को इस तरह नहीं दिखा सकते, ठीक है। ये दूसरी इसमें लिमिटेशन आ गई। तीसरा ये है कि पेज जो होता है ना, वो उसकी कोई पब्लिशिंग डेट नहीं होती, ना ही वो वेबसाइट पे शो होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, ये वेबसाइट पे डेट आ रही है ना, ये देखें डेट आ रही है, किसने पोस्ट किया।
तो वो कह लें कि वो बेसिकली पेजेस जो है ना वो उसका बुनियादी ढांचा है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर पोस्ट जो होंगी उनके आप कह लें कि पेजेस जो है पोस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं कि जिसके ऊपर हम पोस्ट को मैनेज करते हैं। अब ये एक वेबसाइट है, इसमें देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसा कि होम, अबाउट अस और कोर्सेज, और इसके अलावा टीचर्स हैं, गैलरी और कॉन्टेक्ट अस है। इसमें जो कॉन्टेक्ट अस है, अबाउट अस है, होम है, आवर टीचर्स है और जो कोर्सेज है, ये सारे पेजेस हैं। चूंकि हम होम को भी चेंज नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, हम होम एक बार हमने सेट कर दिया, हमने होम पे दिखा दिया कि शुरू में ये स्लाइडर आएगा, फिर ये कोर्सेज आएंगे और नीचे जाके यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स आएंगे जो कि क्लाइंट रिव्यूज होते हैं, फिर कुछ पैकेजेस आएंगे यहाँ पे और नीचे ये फुटर आएगा। ठीक, तो ये अनचेंज है, इसमें चेंज नहीं होना। लेकिन हमने जो ये जो कोर्सेज का सेक्शन बनाया है ना, ये 6 कोर्सेज यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, हम इसके ऊपर 7वां कोर्स भी ऐड करना चाहेंगे, हम जो है वो 8वां भी ऐड करना चाहेंगे, या हम कोई कोर्स रिमूव करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये जो कोर्सेज के डिटेल पेज है ना, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम पोस्ट में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको हमने क्या किया हुआ है, एक स्टैटिक पेज के ऊपर कॉल किया हुआ है जहां पे हम उसको इनिशियली एक कार्ड की शक्ल में दिखा रहे हैं। ये देखें, ये कार्ड की शक्ल में हम दिखा रहे हैं। तो जब हम इसको डिटेल पे जाते हैं तो वो हमारे पास इस तरह से शो हो जाता है, डिटेल पेज आ जाता है, 7 फॉर्म है। और अबाउट अस का पेज भी स्टैटिक है, मतलब एक बार हमने अपने बारे में बता दिया वेबसाइट पे कि हम ये काम करते हैं, ये हमारी सर्विसेज हैं, ये हमारा मिशन है, विजन है, उसने चेंज नहीं होना। तो उस तरह की चीज को हम पोस्ट में ऐड नहीं करेंगे, उसके लिए हम पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये चीज होगी। फिर कॉन्टेक्ट अस की अगर हम बात करें तो उसमें भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट का पेज, एक ही बार हमने अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल ऐड कर दी, इसने चेंज नहीं होना। ठीक है, ये भी स्टैटिक रहेगा। तो पोस्ट को हम ज्यादातर तब यूज करते हैं जब हमें पता हो कि डाटा जो हमारा डायनामिक है। फॉर एग्जाम्पल आवर टीचर्स का जो एक पेज है ना, वो इसमें सारे टीचर्स शो हो रहे हैं, तो ये तो होगा पेज, लेकिन इसके ऊपर जो टीचर शो हो रहे हैं ना, इनको हम पोस्ट में रखेंगे क्योंकि इनको हम पेज के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको इस तरह से शो करवाएंगे। ये देखें, ये पूरे पेज का डिटेल, वेबसाइट उसका टीचर का डिटेल पेज है, तो ये बेसिकली पोस्ट के लाएगी। तो इस तरह से हम पोस्ट और पेजेस को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो जो कि पूरी वेबसाइट का मिल के ही स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। ठीक है, पेजेस में एक एबिलिटी होती है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप पेजेस में बन जाता है। जो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है ना, वो पेजेस में बन जाता है। उसकी मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ एक और वेबसाइट में। जैसे यहाँ पे है हमारे पास साउथ प्रॉपर्टीज। ये देखें, यहाँ पे एक पेज है प्रोजेक्ट्स के नाम से। ठीक है, तो उसके ऊपर 2 प्रोजेक्ट शो किए हैं, ये वाले। ठीक, अब ये ब्लू वर्ल्ड सिटी एक प्रोजेक्ट है, इसका डिटेल पेज इधर है, ये वाला। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे स्ट्रेटजी होती है ना, अब यहाँ पे हमने पोस्ट को यूज ही नहीं किया, हालांकि ये बेसिकली 2 प्रोजेक्ट को शो कर रहा है ना। तो अगला जो पेज है वो क्या है कि वो उसका डिटेल पेज है। लॉजिकली तो ये होना चाहिए था ना कि ये जो चीज आ रही है ना यहाँ पे, ये पोस्ट बनती कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल कल को 3-4 प्रोजेक्ट और ऐड करते हैं तो वो भी इसके नीचे यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। चूंकि वेबसाइट की जरूरत ही इतनी थी कि वो कहते हैं हम काम ही 2 प्रोजेक्ट पे करते हैं, तो हमने पोस्ट क्रिएट करने के बजाय उसका भी पेज ही बना दिया, लेकिन उसको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे बनाया। मैं आपको इसका लॉगिन करके दिखाता हूँ कि ये रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होता है। अच्छा, यहाँ पे हम जाते हैं तो पेजेस में, ऑल पेजेस, तो यहाँ पे देखें प्रोजेक्ट्स का एक मेन पेज है और ये थोड़ा सा इससे हट के है, मतलब साइड पे आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि हमने इस पेज का इसको पेरेंट बनाया होगा। सिंपली इसकी सेटिंग में अगर हम जाए ना क्विक एडिट में, तो ये देखें पेरेंट के आगे हमने लिखा है कि इसका पेरेंट क्या होगा, प्रोजेक्ट का पेज होगा। ठीक है, तो पेजेस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बन जाता है, लेकिन इसमें कैटेगरीज और टैग्स नहीं होते, ये इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो दोनों का बहुत मेजर रोल है।
तो पेजेस के जैसे हम पूरा स्केलेटन जो ढांचा है वो पेजेस की बुनियाद पे खड़ा करते हैं, उसके ऊपर जो डायनामिक चीजें हैं जिन्होंने बार बार अपडेट होना, चेंज होना है, वो हम पोस्ट की शक्ल में ले जाते हैं। सिंपल ये चीज आ जाती है। ठीक है, चलें ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर भी कर लें अभी लास्ट 5 मिनट। अगर हमने पहले कोई पोस्ट बनाई हुई है जी जी, तो उसको हम उसके बाद कैटेगरी उसको साइन कर सकते हैं। कर सकते हैं। लास्ट जो प्रैक्टिस की थी ना वो आपने पहले कैटेगरीज बना के उसमें पोस्ट वगैरह सारी कर दी। जी जी, जरूरी नहीं है उस वक्त फिर वो अनकैटेगराइज में चला जाएगा ना, यानी आप पहले पोस्ट बना देंगे कैटेगरी नहीं होगी, तो वो फिर बाय डिफॉल्ट एक कैटेगरी होती है अनकैटेगराइज्ड, वो उसमें चला जाएगा। बाद में आप कैटेगरी बना लें तो फिर से पेज को एडिट करके वो फिर वहां पे शो हो जाएगी। जब आप बना लेंगे तो फिर उसको साइन करेंगे तो वो उस कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये थ्रू आउट चलता रहता है। मतलब जब हम फॉर एग्जाम्पल इसकी अगर हम एग्जांपल लें ना ई कॉमर्स स्टोर के अंदर, तो ई कॉमर्स स्टोर में जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो डिफरेंट कैटेगरी की होती हैं। जैसे ये ई कॉमर्स स्टोर है, तो ई कॉमर्स स्टोर में देखिए ये कैटेगरीज बनी हुई हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सम टाइम कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं कि वो सिमिलर होती हैं। मिसाल तौर पे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेम प्रोडक्ट रखना चाहते हैं और ये गिम्बल स्टेबलाइजर में भी सेम ही प्रोडक्ट रखना चाहते हैं। सम टाइम ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो दो कैटेगरी से बिलोंग कर सकती हैं, तो इसमें हम मल्टीपल कैटेगरीज भी असाइन कर सकते हैं। तो ये बार बार चेंज होता रहता है। कभी हम प्रोडक्ट एक में ऐड कर दिया, हमने देखा वहां पे ये बिकी नहीं रही, इसको दूसरी में भी ऐड कर दें, किसी और में ट्रैफिक आ रही है तो उसमें ऐड कर दें। तो ये कैटेगरीज का जो है ये बाद में पहले इस पे डिपेंड नहीं करता, ये करता है कि आपकी ज़रूरत के मुताबिक। आपको जब ज़रूरत है कैटेगरी बनाने की अब तब बनाएंगे, जब आपको किसी कैटेगरी में ऐड करने की ज़रूरत है अब तब उसको करेंगे। सिंपल इस तरह से कंटेंट को मैनेज अच्छे से करने के लिए। मकसद है कि जब यूज़र वेबसाइट पे आ गया ना, तो वो बड़े इजीली नेविगेट करके आपकी पूरी वेबसाइट को जो है ना वो कर सके, विजिट कर सके, हर पेज को विजिट कर सके। ये बुनियादी मकसद है। ठीक है,